हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स जर्नी। मुख्य परीक्षा को लेकर हमारा क्या अप्रोच, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस सीरीज में ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने एग्ज़ाम के पैटर्न को समझा, मुख्य परीक्षा का क्या उद्देश्य है उसको जाना। फिर उसके बाद हमने सिलेबस को डिटेल में समझा और ओवरऑल एक जनरल फ्रेमवर्क मेंस के एग्ज़ाम को लेकर क्या होना चाहिए उसे समझा था। आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में GS1 और GS2 के सिलेबस को हम डिटेल में देखेंगे और साथ में सोर्सेज भी देखेंगे कि हमें कैसे उन सिलेबस को कवर करना है और कहाँ से करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ये हमारा डिटेल्ड सिलेबस है जो आयोग के वेबसाइट पे ऑफिशियल जो उनका प्रेस रिलीज है सिलेबस को लेके, वहाँ से मैंने लिया है। तो GS1 में हमारे तीन ब्रॉडर टॉपिक्स है: मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डिज़ाइन। तो एक एक करके हम तीनों सेक्शन को देखेंगे। तो जो पहला हमारा GS1 का सेक्शन है हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, इसमें क्या लिखा है कि फ्रॉम मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी यानी 1850 के बाद से हमें कवर करना है। स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है मॉडर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन, इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिहार। फिर उसके बाद रोल ऑफ बिहार इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ये भी हम 1850 के बाद से ही कंसिडर करेंगे। और ये टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है: संथाल अपराइजिंग, बिरसा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये है जो सिलेबस में मेंशन्ड है। तो अब हम देखेंगे कि जो सिलेबस में दिया है उसे और इनके बीच में जो क्या टॉपिक्स आते हैं जो हमें प्रिपेयर करना है। तो एक चीज़ तो आपको देखो, GS1 या GS2 जब भी आप सिलेबस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो दो चीज़ हमेशा आपको अपने साथ रखना है। एक तो ये सिलेबस, दूसरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हमेशा अपने साथ आप रखिए। तो जो पहला है मॉडर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन, तो कोई भी ऐसा बुक जो मुख्य परीक्षा को लेकर है, और मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आपको इंटरनेट का हेल्प लेना चाहिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो मैं तो यहाँ सजेस्ट करूँगा कि या KBC नैनो की बुक आती है, या फिर मैं भी अपने जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किया हुआ है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा। लेकिन अगर आपको खुद से प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए। इस टॉपिक के लिए रोल ऑफ बिहार इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, 1850 के बाद से जो भी हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है अपने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, और पैरेलली उसको बिहार के साथ हमें प्रिपेयर करते जाना है। इन सारे टॉपिक्स पे मैं अभी भी कहूँगा कि कोई भी एक किताब जो मुख्य परीक्षा को लेकर है, या फिर आपको इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन हर साल ऑल्टरनेट करके किसी न किसी टॉपिक से पूछता ही है। तो जैसे अब 1850 के दौरान आप देखेंगे तो संथाल अपराइजिंग, बिरसा मूवमेंट, ये पहले का है। यानी उस समय का जो भी ट्राइबल मूवमेंट या पीजेंट मूवमेंट हुआ है उसे आप कवर कीजिए। उसके बाद से जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया जाता है, उसके पहले क्या मेजर डेवलपमेंट हुआ है, फिर उसके बाद जो मॉडरेट्स का क्या फेज़ रहा, एक्सट्रीमिस्ट का क्या फेज़ रहा, फिर जो हमारा चंपारण सत्याग्रह, होम रूल लीग मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये मेजर थीम्स हैं। इसको आपको जो भी आपका जो जनरल सोच रहा है जिससे आप प्रिपेयर करते आ रहे हैं, तो इंडिया और बिहार का पैरेलली आपको प्रिपेयर करना है। तो सोर्सेज में या तो आप ओल्ड NCERT को रेफर कीजिए या फिर स्पेक्ट्रम बुक को, और बिहार स्पेसिफिक कोई भी जो किताब आप फॉलो कर रहे हैं जो मुख्य परीक्षा के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड है, आप उसे रेफर कीजिए। इंटरनेट को आपको यूज़ इसमें इफेक्टिवली करना है, वो ज़्यादा आपके लिए कारगर होगा। और साथ में आपको PYQs देखते जाना है। PYQ का क्या इंपॉर्टेंस है कि आपको एक तो ओरिएंटेशन पता चलेगा कि आयोग क्वेश्चन कैसा पूछता है, फिर हिस्ट्री में कुछ फिक्स्ड आप देखेंगे कि एक डिफाइंड क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को रिपीट करता रहता है। और यही है सोर्सेज जो मैं आपको बताना चाह रहा था। या तो आप ओल्ड NCERT ले लीजिए या फिर स्पेक्ट्रम की बुक ले लीजिए, और कोई भी एक किताब जो मुख्य परीक्षा को लेके है बिहार के संदर्भ में, आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं।
अब इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो मेंशन्ड है सिलेबस में, वो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट और पटना कलम पेंटिंग। तो इससे भी क्वेश्चन हर साल ऑल्टरनेट करके पूछता है। तो यहाँ पे भी सेम सोर्सेज है, लेकिन फिर से यहाँ मेंशन करेंगे इंटरनेट का आपको इफेक्टिव यूज़ करना है। फिर इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन जनरल, इसमें आपको मेजर थीम्स, आप यहाँ पे नितिन सिंघानिया की एक बुक है या फिर क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो अब चूंकि क्वेश्चन का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है पूछने का, सारे पार्ट से उनको क्वेश्चन पूछना है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ सकते। और वैसे भी जब मेंस मुख्य परीक्षा का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो एक माइलस्टोन रहा है, जो मेजर इवेंट्स रहा है, उनको कैप्चर करना है। और आप देखेंगे जो क्वेश्चन जनरल थीम पे भी पूछा गया है, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर और इंडियन कल्चर से रिलेटेड, तो जो इनसे रिलेटेड रहा है वही पूछा है, स्पेशली मौर्यन और पाल आर्ट को लेकर। जैसे केव आर्किटेक्चर के बारे में पूछा था ईस्टर्न इंडिया में, तो वो आपको मौर्यन आर्ट में देखने को मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट और पटना कलम, ये तीनों को अच्छा से प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए भी मैंने आपको ये सोर्सेस दिया है। पहले टॉपिक के लिए कोई भी रेगुलर सोर्स, जैसा वही क्लास 11th की एनसीईआरटी या नितिन सिंघानिया, इंटरनेट का आपको यूज़ करना है। पटना कलम जो आप सोर्स का यूज़ कर रहे हैं वही, प्लस एक राज्यसभा टीवी जो कि अब सनसेट टीवी हो गई है। तो आप सर्च कीजिएगा पटना कलम सनसेट टीवी, तो वहाँ पे लगभग आधे घंटे के आसपास का एक वीडियो है पटना कलम के ऊपर, उसका आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। जनरल थीम्स के लिए जैसे मैंने बताया क्लास 11th की एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया, और पीवाईक्यू को प्रेफर करते ही रहना है। ये है हमारा क्लास 11th का, और ये हमारा इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर नितिन सिंघानिया जी का। एक सेक्शन है क्वेश्चन ऑन गांधी, नेहरू एंड टैगोर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पीवाईक्यू को रेफर करना है कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, और आपको जब पता लग जाए कि किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। और एक बुक है स्पेक्ट्रम की, ये दोनों मीडियम में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो गांधी, नेहरू और टैगोर करके एक बुक है, तो इसको आप खरीद सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, थोड़ी बल्कि है, बट आप इसको थोड़ा एग्जाम का पैटर्न देख के उसको कस्टमाइज कीजिएगा कितना पढ़ना है। तो पहला पार्ट हमारा हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया। दूसरा है करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स का। तो इसमें आपको क्या करना है कि फिर से कहूँगा, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस को आप गो थ्रू कीजिए, फिर देखिए कि क्वेश्चंस का नेचर क्या है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक आप स्टैंडर्ड मैगजीन जो मेंस को कवर करे, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स ना दिए और प्रीलिम्स ओरिएंटेड ना हो, वैसे मैगजीन को प्रेफर कीजिए। तो उसके लिए विजन का जो मेंस 365 है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद से जो बचे हुए महीने हैं, यानी मुझे लगता है ये 10 जनवरी के बाद से ही आपका ये मुख्य परीक्षा का आयोजन हो सकेगा आयोग के द्वारा। तो आप जो बचे हुए महीने हैं वहाँ उसको आप मंथली मैगजीन से कवर कर सकते हैं। फिर कोई भी आप जिस इंस्टीट्यूट का या जो भी मैगजीन आप प्रेफर कर रहे हैं, आप उसे रेफर कीजिए। हालांकि इन सारे टॉपिक्स पे GS1, GS2, एसए सबके लिए मैं अपने पर्सनल नोट्स और वीडियो लेक्चर्स लेके आपके लिए आऊँगा। फिर इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जैसे PIB का है, आप रेफर कर सकते हैं। उससे जो बचे हुए टॉपिक्स है, या फिर वहाँ से भी आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट थीम्स का पता लग जाएगा कि इस साल क्या मुख्य वो करंट इवेंट रहे हैं अपने देश में। तो आप PIB को रेफर कीजिए। तो यही कहूँगा मैं, सबसे पहले पिछले 4-5 साल के PYQ को रेफर करना है। फिर उसके बाद वही जो आपके साथ, आप जिनके साथ तैयारी कर रहे हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, आप उनसे गाइड लीजिए। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप लिस्ट आउट कर लीजिए। और खुद से आप एक काम कीजिएगा इसमें, मतलब टॉपिक्स को सेलेक्ट कीजिएगा और उस पे अपने नोट्स बना लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में उसको रिवाइज करना थोड़ा आसान रहेगा। और इसमें क्या सजेस्ट करूँगा कि आप पिछले 3-4 सालों का UPSC के भी जो क्वेश्चन रहे हैं
उसको आप ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। वहाँ से आपको एक अच्छा थीम पता लग जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, और प्लस जब आप उसको प्रिपेयर करेंगे तो आंसर लिखने के लिए क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी आप वहाँ से सीखेंगे। अब आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम। इसका मैं एकदम स्ट्रेट और इफ़ेक्टिव आपको टेक्निक बता रहा हूँ। सबसे पहले वही आपको पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन को कैटेगराइज कीजिए उसके टाइप के बेसिस पे। आप देखेंगे उसमें पाई डायग्राम रहता है, फिर उसके बाद बार बेस्ड क्वेश्चन रहता है, बार ग्राफ के ऊपर। तो आप उन क्वेश्चंस को कैटेगराइज कीजिए, उसमें देखिए कि कौन कौन से कंसेप्ट्स को यूज़ हो रहा है, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज। तो इस तरीके का जो भी कंसेप्ट जो मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है उसको आप लिस्ट डाउन कीजिए। आप उसमें देखिए कि कौन से टॉपिक में कंफर्टेबल है और किस में आपको काम करने की ज़रूरत है। तो आप वैसे ही कैटेगराइज कीजिए, और जिन टॉपिक पे आपको लगता है कि आपको काम करने की ज़रूरत है आप उसको प्रिपेयर कीजिए। वही मैंने यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस आपको बताया है कि आपको एरियाज को आइडेंटिफाई करना है नेचर और टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे, और कौन सा क्वेश्चन आप बना सकते हैं और किस में आपको दिक्कत आ रही है आप उसको प्रिपेयर कीजिए सेपरेटली। अब एक बोनस टिप ये है कि जो मैंने फॉलो किया था अपने एग्ज़ाम के दौरान, तो उस वक्त क्या होता था कि जैसे कोई भी बार ग्राफ या कभी कभी कोई ऐसा डायग्राम देता था जिसमें फिगर को एग्जैक्ट पॉइंट आउट करना बड़ा मुश्किल होता था। कि जैसे अगर 1 से 2 के बीच में कोई बार ग्राफ दिया है, तो अब वो 0.5 है कि 0.6 है कि 0.7 है, क्या एज्यूम करे वो नहीं पता चलता है। वो सिंपली 1 और 2 के बीच में बार ग्राफ को खड़ा कर देता है। तो मैं ये करता था कि मैं पहले वो क्वेश्चन को देखता था कि किसमें एग्जैक्ट फिगर हमें मिल रहा है, क्योंकि उसका आंसर भी एग्जैक्ट होगा। तो एक तो पहला मेरा एक ये तरीका होता था कि क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करना है। फिर उन क्वेश्चंस में कि मैं किस में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, उस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करता था। तो आप दोनों में से कोई भी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। या तो पहले आप ये देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल हैं, और फिर उसमें कौन से क्वेश्चन में नंबर्स एग्जैक्ट फिगर्स में आ रहे हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका GS1 का जो एक कंप्लीट सोर्स हो सकता था जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते थे। जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पहला लेक्चर है इस सीरीज़ का उसको आप ज़रूर से देखिए, क्योंकि वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुख्य परीक्षा का उद्देश्य क्या है और आपका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। और जितने भी GS1 और GS2 से रिलेटेड जो कंटेंट हैं वो मैं वीडियोस के थ्रू और पीडीएफ्स के थ्रू लेकर आऊँगा। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।